हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का 11वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 11 का नाम है तमिलनाडु। तो भारत के दक्षिण में कौन कौन से राज्य हैं, ये आपने हिस्ट्री में, इतिहास में पढ़ा होगा। तो तमिलनाडु के भौगोलिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक पक्षों की जानकारी हमें इस पाठ के माध्यम से मिलती है। देश की भौगोलिक सांस्कृतिक विविधताओं का ज्ञान, अनेकता में एकता, ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति सम्मान और संरक्षण का भाव, कला शिल्प के प्रति गौरव की भावना, समानता का भाव, अलग रहन सहन, खान पान, जाति पाति आदि का उचित सम्मान हमें इस पाठ में देखने को और पढ़ने को मिलता है। तो इस पाठ में दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु का मनमोहक परिचय बताया गया है। तमिलनाडु को प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टियों से विशिष्ट मानते हुए उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। 3 सागरों का संगम स्थल, ऊंचे ऊंचे वृक्षों वाली नीलगिरी पर्वत श्रृंखला और उपजाऊ भूमि, नारियल के वृक्षों की कतारें, जंगल और अभयारण्य आदि सभी तमिलनाडु की प्राकृतिक शोभा में चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ के मूल निवासी जो है वो द्रविड़ है तथा उनकी भाषा तमिल है। तमिलनाडु को वास्तुशिल्प, मूर्ति तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाने में चोल तथा चेरा वंश के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चोल और चेरा वंश आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा उनके बारे में। तो तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरई, कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम, ये नाम भी आपने सुने होंगे। तो यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है ये। कावेरी नदी इस प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के दर्शन भव्य मंदिरों और कलात्मक भवनों द्वारा किए जा सकते हैं। तमिलनाडु की कला, संगीत, विभिन्न व्यवसाय आदि पक्षों को भी उजागर किया गया है इस पाठ के माध्यम से। तो तमिलनाडु में हिरन, शेर, हाथी आदि पशुओं तथा जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। तो यहाँ के लोगों की मुख्य व्यवसाय है नारियल के रेशों से रस्सी बनाना और पायदान बुनना, समुद्र तट पर मछलियाँ पकड़ना आदि। तो तमिलनाडु के लोग काम से बचने वाले समय को संगीत और नृत्य का आनंद लेने में बिताते हैं। तो आज हम तमिलनाडु की सांस्कृतिक सभ्यता, ये सब इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो इस पाठ में तमिलनाडु के प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें तमिलनाडु के भव्य मंदिरों, विभिन्न व्यवसायों तथा कला और संगीत आदि विविध पक्षों को उजागर किया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं हम। समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, यह है भारत के दक्षिण छोर पर बसे हुए राज्य तमिलनाडु की विशेषताएं। तो यहाँ पे इसको आपको अंडरलाइन करना है कि समुद्र का दृश्य, धान के लहलहाते खेत, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हरी भरी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पे तमिलनाडु की विशेषता यहाँ पे बताई गई है। तो भारत के दक्षिण छोर पर बसे हुए राज्य तमिलनाडु की ये विशेषताएं हैं। कहीं नारियल और केले के वृक्षों की कतारें, कहीं आम तथा काजू के बगीचे और कहीं चाय कॉफी के बागानों से ढकी पहाड़ियों की कतारें बरबस ही मन मोह लेती हैं। तो यहाँ पे कतारें, कतारे का अर्थ यहाँ पर लिया गया है पंक्तियाँ, मतलब एक ही लाइन में नारियल और केले के वृक्ष हैं, आम और काजू के बगीचे हैं, चाय कॉफी के बागान हैं। तो ये सब पहाड़ियों पर एकदम एक लाइन से जो पेड़ लगे हुए हैं इनके, तो बहुत ही मनमोहक लगते हैं, मन को मोह लेते। जंगल, अभयारण्य, तो यहाँ पे अभयारण्य का अर्थ लिया गया है ऐसा वन जहाँ पशु पक्षी निडर होकर प्राकृतिक रूप में रहते हैं। तो जंगल, अभयारण्य तथा उनमें पाए जाने वाले भांति भांति के पेड़ पौधे और पशु पक्षी, लगता है मानो प्रकृति ने मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय विभिन्नता प्रदान कर इस प्रदेश को स्वयं अपने हाथों से संवारा है। तो यहाँ के जो जंगल हैं, अभयारण्य हैं और उनमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, उनको देखकर ऐसे लग रहा है कि प्रकृति ने इस प्रदेश को अपने हाथों से बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। तो यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ हैं, तो तथा उनकी भाषा तमिल है। तो यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनकी जाति द्रविड़ है और उनकी भाषा जो है वो तमिल है। तो
तो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस राज्य को वास्तुशिल्प मूर्तिकला, वास्तुशिल्प का अर्थ है यहाँ पे भवन निर्माण की कला, और भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध, समृद्ध का अर्थ यहाँ पे लिया गया है उन्नत, तो बनाने में चोल तथा चेरा वंश के राजाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पे जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जो राज्य की वास्तुशिल्प है, यानी कि जो भवन निर्माण की कला है, उसको उन्नत बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए चोल और चेरा वंश के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। तो यहाँ पे मैं आपको चोल और चेरा वंश के जो राजा थे उनके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी कि चेरा राजवंश ने दक्षिण भारत में वर्तमान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था उन्होंने। और चेरा राजवंश के राजाओं का कोई विशेष धर्म नहीं था, लेकिन पितृ पूजा लोकप्रिय थी उनमें। तो चेरा राजवंश के पहले ज्ञात शासक उथियान चेरा लथन थी। तो चेरा राजवंश के शुरुआती राजाओं की राजधानी वांची और मुजीरिस थी। तो यहाँ पे चेरा राजवंश के जो राजा हैं उनका कला, साहित्य और वास्तुकला का संरक्षण उन्होंने किया था। और चोल राजवंश के राजाओं ने तंजौर में एक विशाल मंदिर बनवाया था। जो चोल राजवंश के जो राजा थे वो भवन निर्माण के लिए जाने जाते थे। चोल राजवंश के राजाओं के शासनकाल में मूर्ति कला का भी विकास हुआ था। तो यहाँ पे चोल और जो चेरा वंश के जो राजा थे उन्होंने ही भवन निर्माण कला को आगे बढ़ाया था। तो दक्षिण भारत की संस्कृति प्राचीनतम तथा अनूठी है। तो यहाँ पे जो दक्षिण भारत की संस्कृति है वो बहुत ही पुरानी है और अनूठी, अनूठी यानी कि बिल्कुल ही सबसे अलग है। अनूठी मतलब सबसे अलग होना। तो प्राचीन मंदिरों के रूप में यहाँ भारतीय संस्कृति के अद्वितीय सुंदरता के दर्शन होते हैं। अद्वितीय यानी कि जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो। तो प्राचीन मंदिर के जो रूप है यहाँ भारतीय संस्कृति के इतने सुंदर दर्शन होते हैं कि उनके जैसी कोई भी कला नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ के भव्य मंदिरों की विशेषता है उनसे जुड़े रथ। तो प्राचीन काल के राजा देवता के रथ को अपने हाथों से खींचकर अपना जीवन धन्य मानते थे। यानी कि जो यहाँ के भव्य मंदिर हैं उनकी विशेषता है उनसे जुड़े हुए रथ जो होते हैं। तो प्राचीन काल में जो राजा देवता के रथ को, भगवान के जो रथ को अपने हाथों से खींचते थे तो अपना जीवन वो धन्य मानते थे कि रथ को अपने हाथों से खींचा तो हमने भगवान की सेवा करी है। तमिलनाडु सदा से ही संपन्न रहा है। संपन्न का अर्थ यहाँ पे लिया गया है धन दौलत से भरा हुआ, उनके पास कोई कमी नहीं रही थी। यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी यहाँ व्यापार के लिए आते थे। अनेक विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा विवरण में इस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया है। तो यात्रा विवरण यानी कि जो वर्णन करते हैं यात्रा का विदेशी यात्री, और इस राज्य की समृद्धि यानी कि पर्याप्त धन धान्य से परिपूर्ण है यह राज्य। तो विदेशी यात्रियों ने इसका वर्णन किया है अपनी यात्रा में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। यहाँ इसको अंडरलाइन करते जाना है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनको अंडरलाइन करते जाना है। तो यहाँ अनेक प्राचीन मंदिर तथा दर्शनीय स्थल हैं। तो वास्तव में पूरे तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। तो यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन कीजिए, तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य भी कहा जाता है। मदुरई, कांजीपुरम, मामल्लपुरम आदि शहर तो अपने विशाल मंदिरों के लिए ही प्रसिद्ध हैं। कांचीपुरम और तंजावुर स्थित शिव मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर वास्तुकला तथा मूर्तिकला का अनोखा संगम है। तो मंदिरों की दीवारों पर बनी शिव, गणेश, पार्वती, नंदी तथा अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां अत्यंत आकर्षक और जीती जागती लगती हैं। तो यहाँ पे वहाँ पे जो मंदिर स्थित हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं और मूर्ति कला का अनोखा संगम कौन से मंदिरों में मिलता है, और मंदिरों की दीवारों पर कौन कौन से भगवान की आकर्षक मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो वो ऐसे लगती हैं जैसे वो अभी बोलने लग जाएंगी, मतलब इतनी जीती जागती वो लगती है। तो अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर हैं। तो यहाँ पे कांचीपुरम में ही 130 मंदिर बहुत होते हैं, तो वहाँ पे 130 से भी अधिक मंदिर हैं। इसका प्राचीन नाम कंचनपुर तथा यह भारत की सप्तपुरियों में से एक है। तो यहाँ पे
जो प्राचीन नाम है कंचनपुर, तो वहाँ पे भारत के सप्तपुरियों में से वो एक है। कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनाए थे। तो यहाँ पे कांचीपुरम के जो मंदिर हैं उनके पल्लव राजा थे 6ठी शताब्दी में, उन्होंने कांचीपुर के मंदिर बनाए थे। इन मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं, स्तंभ वाले यानी कि खंबे वाले, मतलब खंबे बहुत हैं ऐसे मंदिरों में, जो बड़े बड़े पहाड़ काट कर बनाए गए हैं। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर की ऊंचाई 100 फुट से भी अधिक है। तो यहाँ पे मदुरई के जो मीनाक्षी मंदिर है उसकी ऊंचाई 100 फुट, 100 फुट बहुत होता है, तो उससे भी अधिक है। इसके मंडप में 1000 कलात्मक खंबे हैं। तो 1-1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काट छांट कर मंदिर बनाना भी इस प्रदेश के कारीगरों की कला तथा परिश्रम का अनोखा उदाहरण है। तो पहाड़ों को काट कर इतने सुंदर मंदिर बनाना, इतनी कलात्मक तरीके से मंदिर बनाना बहुत ही परिश्रम का काम है। तो माना जाता है कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिवजी से विवाह किया था। तो यहाँ के जो लोग हैं वो मानते हैं कि मीनाक्षी देवी ने अपने साहस और बल के आधार पर शिवजी से विवाह किया था। यहाँ एक और मीनाक्षी देवी का मंदिर है, जो सामने सुंदरेश्वर अर्थात शिवजी का मंदिर है। तो इसके चारों ओर बने चारों राजमार्गों पर हर साल चैत्र मास में रथोत्सव का आयोजन किया जाता है। रथोत्सव यानी कि रथ का उत्सव, रथों पर निकाला गया उत्सव। तो यहाँ पे जो 4 राजमार्ग है वहाँ पे हर साल चैत्र मास में रथों का उत्सव निकाला जाता है। तो तमिलनाडु जो है वो देखने लायक जगह है, बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, तो हमें एक बार वहाँ पे जाकर देखना चाहिए। तो कन्याकुमारी तथा रामेश्वरम, ये नाम तो हम सबने सुने हैं, तो यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। तो रामेश्वरम के शिव मंदिर का संबंध रामायण से है। तो रामायण तो सबने सुना है, रामायण के बारे में सबने देखा भी है, और रामायण का पाठ भी कुछ कुछ बच्चों ने किया होगा। तो रामेश्वर का जो शिव मंदिर है वो रामायण से संबंधित बताते हैं। माना जाता है कि यहाँ श्री राम ने शिव की आराधना की थी। तो शिव की आराधना मतलब कि पूजा प्रार्थना की थी राम ने। तो यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड हैं। तो यहाँ पे जो मीठा पानी यानी कि पीने योग्य जो पानी होता है उसके 22 कुंड हैं। कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर है। तो यहाँ पे कन्याकुमारी का जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है वो हमें बताया गया है कि अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। इसलिए यहाँ की रेत 3 रंग की है। तो यहाँ की जो रेत है वो 3 तरह की है, 3 रंग की है, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर की अलग रेत हो गई और हिंद महासागर की अलग रेत हो गई और बंगाल की खाड़ी की अलग रेत हो गई। तो 3 तरह की रेत के ऊपर कन्याकुमारी मंदिर स्थित है। मान्यता है कि शिवजी से विवाह न होने के कारण क्रोधित होकर कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर फेंका था। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि शिवजी से विवाह न होने के कारण वो क्रोधित हो गए थे और कन्याकुमारी ने कुमकुम और चंदन उठाकर फेंक दिए थे। तो कहते हैं तभी से यहाँ की रेत कई रंग की हो गई है। वास्तव में 3 समुद्रों का मिलन स्थल होने के कारण ऐसा हुआ है। कन्याकुमारी में सूर्योदय का दृश्य अत्यंत मोहक होता है। अत्यंत मोहक मतलब कि सुंदर और मन को मोहने वाला। तो बहुत ही अधिक मन को मोहने वाला सूर्योदय का दृश्य वहाँ पे देखने को मिलता है। अनेक पर्यटक यहाँ इसी दृश्य के आकर्षण से खींचे चले आते हैं। तो बहुत सारे पर्यटक जो घूमने वाले लोग हैं वो सूर्योदय का दृश्य देखने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। तो कावेरी नदी ने इस तिकोने आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। तिकोने यानी कि 3 कोने हैं जहाँ पे त्रिभुज जहाँ पे बनता है। तो तिकोने आकार वाले प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। इस नदी का जल तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखता है। यहाँ की उपजाऊ घाटियाँ इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगाती हैं। तो यहाँ की जो उपजाऊ घाटियाँ हैं जहाँ पे अनाज उत्पन्न होता है वो इस प्रदेश की सुंदरता में 4 चांद लगा देते हैं। चारों तरफ हरा भरा दृश्य देखने को मिलता है। नृत्य, संगीत तथा कला इस प्रदेश के लोगों के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो अपना सादा जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ के लोग नृत्य, संगीत और कला
के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि भारत का यह भाग विदेशियों के हमलों से काफ़ी बचा रहा है। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक स्थान स्थान पर दिखाई देती है। तो यहाँ पे जो विदेशियों के जो हमले हुए थे उससे यह भारत का जो ये भाग है ये बहुत बार बच चुका है, इसलिए उन लोगों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। इसलिए वहाँ के लोग नृत्य, संगीत और कला में बहुत अधिक महत्व रखते हैं। तो यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक जगह जगह पे हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ के निवासी सीधे साधे हैं। घर में लोग कर्नाटक संगीत का अभ्यास करते देखे जा सकते हैं। यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो आज विश्व भर में जाना जाता है, जिसको हम सब लोग जानते हैं। इस राज्य में कोडैकनाल तथा उद्गम मंडलम ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं। तो यहाँ पे इस राज्य में कोडैकनाल तथा उद्गम मंडलम ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है, जो बहुत ही सुंदर स्थल है, घूमने लायक जगह है। कोडैकनाल पश्चिम घाट पर बसा 7,000 फुट की ऊंचाई वाला सुंदर स्थान है। तो यहाँ पे कोडैकनाल एक पश्चिमी घाट के ऊपर बसा हुआ 7,000 फुट की ऊंचाई वाला एक स्थान है, जो घूमने के लिए बहुत ही सुंदर है। यहाँ की हरियाली और तरह तरह के वृक्ष पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। स्थान स्थान पर गिरते झरने इन पर्वतीय स्थलों की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे झरनों का पानी गिरता रहता है, तो बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ पे देखने को मिलता है। ऊटी की झील और पर्वतीय शोभा से भरपूर पर्यटन स्थल वर्ष भर दर्शकों का मन मोहते हैं। तो यहाँ पे ऊटी की जो झील है और चारों तरफ जो हरियाली है पर्वतों पे फैली हुई, वो जो घूमने वाले जो लोग हैं उनको वर्ष भर बहुत ही मन मोह लेता है, उनको खींच के रखता है। उनको सुंदरता बहुत ही वहाँ की सुंदरता बहुत ही अच्छी लगती है। प्राकृतिक साधनों से भरपूर इस राज्य की उन्नति में यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोगों का विशेष योगदान है। तो यहाँ पे प्राकृतिक साधन से भरपूर यह जो राज्य है, तो यहाँ के लोग जो हैं परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं और व्यवहार कुशल है, यानी कि यहाँ के लोगों का नेचर बहुत अच्छा है। जो घूमने वाले लोग हैं उनकी बहुत ही वो हेल्प करते हैं और उनको अच्छी अच्छी जगहों के बारे में बताते हैं। यहाँ के लोगों के मुख्य व्यवसाय जो है वो है नारियल के रेशों से रस्सी बनाना, पायदान आदि बुनना, समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना, धान, गन्ना, कॉफ़ी, नारियल, काजू आदि की खेती करना। तो ये सब जो यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं उनके बारे में हमें बताया गया है कि नारियल के रेशों से वो रस्सी बनाते हैं, पायदान बुनते हैं और समुद्री तट पर मछलियाँ पकड़ना उनका मुख्य काम है। धान, गन्ना, कॉफ़ी, नारियल, काजू आदि की खेती भी वहाँ पे होती है और रेशम की जो साड़ियाँ हैं और कपड़े बुनना ये भी उनका प्रमुख कार्य है। तो वहाँ पे साड़ियाँ बहुत ही सुंदर मिलती हैं। तरह तरह के कामों में व्यस्त रहते हुए तमिल वासी बचे समय को संगीत और नृत्य का आनंद लेने में बिताते हैं। तो जो काम के बाद में जो समय बच जाता है वो वे वेस्ट नहीं करते हैं, वो वहाँ के जो संगीत है वहाँ का और जो नृत्य है उसका आनंद लेने में वो अपना समय बिताते हैं। तमिलनाडु में हिरन, शेर, हाथी आदि जानवरों तथा जल पक्षियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। तो यहाँ पे संरक्षण का अर्थ यहाँ पे लिया गया है उनकी देखभाल या उनका बचाव करने की। तो मुदुमलाई स्थित अभयारण्य में 400 से अधिक हिरन है। तो यहाँ पे मुदुमलाई नामक स्थान है, तो वहाँ पे 400 से अधिक हिरन रखने के जो अभयारण्य है वो वहाँ पे है। वेदांतंगल स्थित पक्षी विहार में हर साल 20 से 30 हजार तक प्रवासी पक्षी आते हैं। वेदांतंगल स्थित पक्षी विहार में हर साल 20 से 30 हजार तक प्रवासी पक्षी आते हैं। ये एक जगह का नाम है जहाँ पे जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जो दूर दूर से आते हैं पक्षी, वो वहाँ पे 20 से 30 हजार तक आते हैं। सचमुच प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा पौराणिक कारणों से तमिलनाडु एक अनूठा प्रदेश है, घूमने लायक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे जाकर आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं और बहुत सुंदर सुंदर वहाँ के मंदिर जो है वहाँ के दर्शन आप कर सकते हैं।
तो वहाँ के जो प्राकृतिक सांस्कृतिक यानी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें और पुराणों से यानी पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों का वहाँ पे आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है अगर आप तमिलनाडु घूमने जाते हैं तो। अभी हम आगे बढ़ते हैं शुद्धलेख की तरफ। तो शुद्धलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं श्रृंखला, अभयारण्य, विशेषता, वास्तुशिल्प, मामल्लपुरम, रथोत्सव, शास्त्रीय, कोडई कनाल, उद्गम मंडलम, व्यवसाय, संरक्षण, वेदांतंगल, सांस्कृतिक। तो अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है तमिलनाडु में व्यापारी कहाँ कहाँ से आते थे। तो तमिलनाडु में व्यापार के लिए यूनान, मिस्र तथा रोम के व्यापारी आते थे। कांचीपुरम में कितने मंदिर हैं और इस नगर का प्राचीन नाम क्या था। तो कांचीपुरम में 130 से अधिक मंदिर हैं। इस नगर का प्राचीन नाम कंचनपुर था। कांचीपुरम के मंदिर किसने बनवाए। तो कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 6ठी शताब्दी में बनाए। कौन सी नदी तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखती है। तो कावेरी नदी तमिलनाडु को वर्ष भर हरा भरा रखती है। मीनाक्षी मंदिर की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मीनाक्षी मंदिर 100 फुट से भी अधिक ऊंचा है और इसके मंडप में 1000 कलात्मक खंबे हैं। यह मंदिर 1-1.5 किलोमीटर लंबी पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। अभी चलते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है तमिलनाडु के मैदानी, समुद्री तथा पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो तमिलनाडु की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं धान के लहलहाते खेत, ऊंचे ऊंचे नारियल तथा केले के वृक्षों की कतारें, आम काजू के बगीचे, चाय कॉफी के बागानों से ढकी पहाड़ियाँ, जंगल और अभयारण्य, पशु पक्षी, ऊंची लहरों से शोर मचाता समुद्र, हरी भरी नीलगिरी की पर्वत श्रृंखलाएं। ख है तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य क्यों कहा जाता है। तो तमिलनाडु के मंदिर प्राचीन कालीन मूर्तियों, वास्तुशिल्प तथा भवन निर्माण कला की दृष्टि से अद्वितीय है। अकेले कांचीपुरम में ही 130 से अधिक मंदिर हैं। यहाँ हर कोस पर मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। अतः तमिलनाडु को मंदिरों का राज्य कहना उचित ही है। ग है कन्याकुमारी की रेत के 3 रंगों का पौराणिक तथा वैज्ञानिक आधार क्या है। तो पौराणिक कथा है कि शिवजी से विवाह न हो पाने के कारण क्रोधवश कन्याकुमारी ने कुमकुम तथा चंदन उठाकर समुद्र में फेंक दिया था, जिसके कारण यहाँ की रेत कई रंग की हो गई है। और वैज्ञानिक आधार पर कह सकते हैं कि 3 समुद्रों का मिलन स्थल होने के कारण ऐसा हुआ है। घ है तमिलनाडु में कितने अभयारण्य हैं और वहाँ किस किस प्रकार के पशु पक्षियों का संरक्षण प्राप्त है। तो तमिलनाडु में 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। यहाँ हिरन, शेर, हाथी आदि पशुओं और जल पक्षियों का संरक्षण प्राप्त है। ड है तमिलनाडु की उन्नति का मुख्य आधार क्या है। तो तमिलनाडु की उन्नति का आधार यहाँ के परिश्रमी, ईमानदार तथा व्यवहार कुशल लोग हैं। वे दिन रात अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। अभी तमिलनाडु में भारतीय संस्कृति के बचे रहने का कारण क्या है। तो भारत का यह भाग विदेशियों के हमलों से बचा रहा, इसलिए यहाँ स्थान स्थान पर भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। अभी है हाँ या नहीं में उत्तर हमें देना है। तो पहला है चोल तथा चेरा वंश के राजाओं ने तमिलनाडु को वास्तुशिल्प, मूर्ति और भवन निर्माण कला की दृष्टि से समृद्ध बनाया। हाँ। ख है मीनाक्षी मंदिर के मंडप में 1500 खंबे हैं। नहीं। ग है कन्याकुमारी मंदिर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। हाँ। घ है कांचीपुरम के मंदिर पल्लव राजाओं ने 7वीं शताब्दी में बनवाए थे। नहीं। ड़ है कुचिपुड़ी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। नहीं। च है मुदुमलाई स्थित अभयारण्य में 400 से अधिक हिरन हैं। हाँ। तो अभी हम बढ़ते हैं सोचकर लिखिए के प्रश्न की ओर। तो उसका पहला प्रश्न है यदि आपको अवसर मिले तो भारत के किस राज्य का भ्रमण करना चाहेंगे, कारण बताते हुए लिखिए। तो आपको ये अपने शब्दों में लिखना है। मैंने यहाँ पे अपना लिखा है कि भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। सभी राज्यों का भिन्न पहनावा है, भिन्न खान पान, भिन्न त्योहार, जीवन शैली के बावजूद भी भारतीयता सभी में दिखाई देती है। अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है।
यदि अवसर मिला तो मैं बारी बारी से भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर वहाँ की संस्कृति और परंपरा को समझना चाहूँगी। तो छात्र अपनी रुचि के अनुसार उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं? तो ऐतिहासिक इमारतें प्रत्येक राष्ट्र की अनमोल धरोहर होती हैं, जिनमें प्राचीन संस्कृति सभ्यता की झलक मिलती है। इनके सम्मान तथा संरक्षण की दृष्टि से हमारा कर्तव्य है कि जब कभी भी हम इन स्थानों पर जाएं, वहां साफ सफाई का ध्यान रखें, दीवारों तथा पत्थरों पर अपना नाम ना लिखें, ना ही कोई चित्र या निशान बनाकर इनके सौंदर्य को कम करें। वहां रखी दुर्लभ वस्तुओं को अनावश्यक रूप से स्पर्श ना करें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे विदेशी सैलानियों के मन में हमारे राष्ट्र की छवि धूमिल हो जाए या खराब हो जाए। तो अभी हम बढ़ते हैं पाठ के नीचे के व्याकरण की ओर। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, सर्वनाम के भेद यहाँ पे हमें दिए गए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो नीचे यहाँ पे हमें वाक्य दिए गए हैं, तो उनको खाली स्थान से भरना है और उनके भेद का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो पहला है, बाहर कुर्सी रखी है, तो उसे उठा लाओ, उस तो यहाँ पे हो गया पुरुषवाचक। मैं, वह या अन्य पुरुष का जहाँ पे वर्णन किया जाता है वहाँ पे होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है, डैश दरवाजे पर खड़ा है, तो कोई दरवाजे पर खड़ा है, तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि बाहर कौन खड़ा है। तीसरा है, मंदिरों में स्तंभ वाले मंडप हैं जो पहाड़ काट कर बनाए गए हैं, तो यहाँ पे संबंध बताया गया है 2 वाक्यों में, तो संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा है, जो इस प्रश्न का उत्तर जानता हो वह हाथ खड़ा करे, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे जो, वो, जो, वह, जिसने, उसने, ऐसे जो शब्द आते हैं वो आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। पांचवा है, तुम मुझे लेने मत आना, मैं खुद स्वयं पहुंच जाऊंगा, तो यहाँ पे तुम पुरुषवाचक हो गया और स्वयं या खुद निजवाचक सर्वनाम हो गया। छठा है, वे हम तमिलनाडु घूमने जाएंगे, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 2 है, जो विशेष्य दिए गए हैं उनमें विशेषण चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो आकर्षक मूर्तियां, पर्वतीय स्थल, छठी शताब्दी, 22 कुंड, बड़े बड़े पहाड़, उपजाऊ घाटियां। प्रश्न संख्या 3 में पाठ में से हमें ऐसे शब्द छांट कर लिखने हैं जिनके अंत में इक, इत या ईय प्रत्यय लगा है। तो शब्दकोश की सहायता से उनके अर्थ हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो इक वाले हैं प्राकृतिक यानी प्रकृति का, सांस्कृतिक संस्कृति का, पौराणिक पुराणों से संबंधित, और इत प्रत्यय वाले हैं क्रोधित यानी क्रोध से भरा, और ईय प्रत्यय वाले हैं पर्वतीय पर्वत की, भारतीय भारत की, दर्शनीय देखने योग्य। प्रश्न संख्या 4 है, संख्यावाचक विशेषण। तो संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कांचीपुरम में ही 130 मंदिर हैं, तो यहाँ पे येलो पट्टी में हमारे को शब्द दिए गए हैं। तो पहला है, कांचीपुरम भारत की सप्तपुरियों में से एक है। मीनाक्षी मंदिर 100 फुट से भी अधिक ऊंचा है। तीसरा है, कावेरी नदी ने इस प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। चौथा है, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए 6 अभयारण्य विकसित किए गए हैं। पक्षी विहार में हर साल 20 से 30 हजार प्रवासी पक्षी जाते हैं। तो यहाँ पे हर एक वाक्य में हमें संख्या दी गई है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 5 है, जिस वाक्य में एक पूर्ण क्रिया होती है वह सरल वाक्य कहलाता है। तो यहाँ पे शब्द वाक्य दिए गए हैं, तो दिए गए जो सरल वाक्य हैं उनको जोड़कर एक संयुक्त वाक्य हमें बनाने हैं। तो जैसे पहला है, मैंने उसे पढ़ाया, मैंने उसे नौकरी दिलाई, तो इसका बन जाएगा मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलाई। दूसरा है, घायल सैनिक उठा, वह शस्त्र उठाकर शत्रुओं से लड़ने लगा, तो घायल सैनिक उठा और शस्त्र उठाकर शत्रुओं से लड़ने लगा। तीसरा है, रजनी के पिता विद्यालय आए, वे प्रधानाचार्य से मिले, तो रजनी के पिता विद्यालय आए और प्रधानाचार्य से मिले।
चौथा है वह देर रात तक जागा, वह काम पर देर से पहुंचा। तो वह देर रात तक जागा इसलिए काम पर देर से पहुंचा। तो सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य यहाँ पे बना दिए गए हैं। तो आशा है आपको पाठ और उसके नीचे के प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।